हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आज ऑल्टरनेटर का ईएमएफ इक्वेशन का डेरिवेशन समझने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको पिच फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बताया था, और पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को कैसे इंक्लूड करेंगे ईएमएफ इक्वेशन के डेरिवेशन में, वो भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ये एक्चुअली आर्मेचर वाइंडिंग का डिजाइनिंग जो हम समझ रहे थे उसका एंड मैंने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के साथ कर दिया है। अब मुझे लगा कि ईएमएफ इक्वेशन डेरिवेशन समझा देना चाहिए। इसके आगे मैं दूसरी चीजें फिर एक एक करके लेती जाऊंगी सिंक्रोनस मशीन की, जो कि स्पेसिफिकली ऑल्टरनेटर से रिलेटेड रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईएमएफ इक्वेशन डिराइव करने से पहले कुछ पैरामीटर्स हमें पता होना चाहिए। तो जैसे ZP नंबर ऑफ कंडक्टर्स है इन सीरीज है, मतलब नंबर ऑफ कंडक्टर्स यहाँ पर जितने भी होंगे, अगर 18 कंडक्टर्स हैं तो 18 कंडक्टर्स में से पर फेज के 6 कंडक्टर्स जो होंगे वो सीरीज में होंगे, और उन 6 कंडक्टर्स में से 3 नॉर्थ पोल के अंडर में होंगे और 3 साउथ पोल के अंडर में होंगे। ये सारे चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ आर्मेचर वाइंडिंग डिजाइनिंग में। तो वही ZP नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन सीरीज है, पर फेज है, और यहाँ पर मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि मैं कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग डिप्लॉय कर रही हूँ यहाँ पर या इंस्टॉल कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग से रिलेटेड ईएमएफ इक्वेशन निकालूंगी, और फिर मैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का उसमें इंक्लूजन करूंगी। तो KD आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर वहां पे, या स्प्रेड फैक्टर भी बोलते हैं उसे, वो भी आ जाएगा वहां पर। तो ZP नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन सीरीज पर फेज के, और ये एक ही स्लॉट में रखे हुए, मतलब तीन तीन कंडक्टर, 3 नॉर्थ पोल के अंडर में जो कंडक्टर वो एक ही स्लॉट में रखे, और 3 साउथ पोल के अंडक्टर जो पर फेज के हैं वो एक ही स्लॉट में रखे हुए हैं। P जो है टोटल नंबर ऑफ पोल्स है। तो रोटर पर हमने जितने भी पोल्स डेवलप करके रखे, यहाँ मैंने 4 पोल दिखाया हुआ है, पर 6 पोल, 2 पोल कुछ भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ पोल्स है। फाई जो है ये एवरेज फ्लक्स डिलीवर्ड बाय आइदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। नॉर्थ पोल भी आपको ऑन एन एवरेज 5 नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस, मतलब वेबर्स, इतना 5 वेबर्स दे रहा है, और साउथ पोल भी उसके अंडर में आपको 5 वेबर्स का इफेक्ट दे रहा है। नेचुरली नॉर्थ पोल के अंडर में फ्लक्स की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव बोलूंगी तो साउथ पोल के अंडर में फ्लक्स की डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगी। पर फ्लक्स लाइंस कितनी एग्जिस्ट कर रही है, एवरेज फ्लक्स कितना एग्जिस्ट कर रहा है पर पोल में, वो एग्जिस्ट कर रहा है 5 वेबर्स। इस रोटर को हमने रोटेशन प्रोवाइड करके रखा हुआ है कैपिटल N RPM का, और फ्रीक्वेंसी जो है इसमें इंड्यूस होने वाले ईएमएफ की किस में, आर्मेचर के इंडिविजुअल कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी F है, जो कि हर्ट्ज में होंगी। और ये डेरिवेशन हम पहले ही कर चुके हैं कि पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स और रोटेशन स्पीड जो होती है वो कैसे अफेक्ट करती है इंड्यूस्ड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी को, और वो हमेशा F इज इक्वल टू NP अपॉन 120 होता है। आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने फ्रीक्वेंसी और रोटेशनल स्पीड और नंबर ऑफ पोल्स के बीच में रिलेशन बताया हुआ है। मैं एंड स्क्रीन पर इसका आपको डिस्क्रिप्शन या एंड स्क्रीन में इसकी लिंक दे दूंगी, तो आप देखिएगा। अब फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमेशा जो साइकिल होती है ईएमएफ की साइकिल, उसमें अगर ये एफ फ्रीक्वेंसी से ये साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं 1 सेकेंड में, तो टाइम टेकन बाय 1 साइकिल इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल T, मतलब टाइम पीरियड के बराबर होता है। तो मैंने फ्रीक्वेंसी को 1/T टाइम पीरियड से भी रिप्लेस कर दिया है। तो आप फ्रीक्वेंसी को NP अपॉन 120 फॉर ऑल्टरनेटर, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T इन जनरल किसी भी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म या नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक वेवफॉर्म के लिए ये एग्जिस्ट करता है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड ऑफ 1 साइकिल। ऐसे मानकर चल रही हूँ कि मेरे नॉर्थ और साउथ पोल रोटर नहीं घूम रहा है। रोटर अगर घूम रहा है तो मैं उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोल रही हूँ। अगर रोटर स्टेशनरी, मतलब पोल्स नहीं घूम रहे, तो कंडक्टर्स, आर्मेचर कंडक्टर्स घूम रहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आर्मेचर कंडक्टर घूमते हुए जब इस इंटरपोलर एक्सिस से घूमते हुए इस इंटरपोलर एक्सिस पर पहुंचेगा, तो इस कंडक्टर में पूरा ईएमएफ का एक साइकिल डेवलप हो जाएगा, एक कंप्लीट साइकिल ईएमएफ का इसमें इंड्यूस हो जाएगा। पर अगर मैं यहाँ पर एज्यूम करके चल रही हूँ कि मेरा कंडक्टर इस इंटरपोलर एक्सिस से इस इंटरपोलर एक्सिस तक जा रहा है, तो उसमें ईएमएफ का हाफ साइकिल इंड्यूस होगा,
और इस हाफ साइकिल में वो कितना फ्लक्स कट कर चुका होगा, कंडक्टर को कितना फ्लक्स ऑन एन एवरेज कट कर चुका होगा, तो 5 फ्लक्स कट कर चुका होगा। और ये कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट हो रहा है, तो ये T/2 टाइम में कंप्लीट हो रहा है बेटा। तो इसका मतलब अगर इस कंडक्टर में इंड्यूस होने वाले ईएमएफ को मैं d5/dt से फाइंड आउट करना चाहूं, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑन एन एवरेज कंडक्टर में d5/dt है, तो न्यूमरेटर में मैं चेंज ऑफ फ्लक्स सब्स्टिट्यूट करूंगी और डिनोमिनेटर में इस चेंज ऑफ फ्लक्स में कितनी देर लगी, तो T/2 देर लगी। फिर से मैं रिपीट कर दूं, जब कंडक्टर इस इंटरपोलर एक्सिस से इस इंटरपोलर एक्सिस तक जाएगा तो कितना फ्लक्स कट कर चुका होगा, जो फ्लक्स कितने फ्लक्स लाइंस की वजह से आया होगा, 5 फ्लक्स लाइंस की वजह से, और यहां से यहां तक जाने में उसमें कितना टाइम लगा होगा, या ये पर्टिकुलर इवेंट इतना नंबर ऑफ फ्लक्स कितनी देर में कट किया होगा या अफेक्ट किया होगा कंडक्टर को, तो T/2 सेकेंड्स में अफेक्ट किया होगा। या T/2 को मैं 1/2f भी कर सकती हूँ, क्योंकि T का रेसिप्रोकल F होता है या F का रेसिप्रोकल T होता है, तो उस हिसाब से मैं T/2 को 1/2f भी बोल सकती हूँ। तो एवरेज इंड्यूस ईएमएफ इन ईच कंडक्टर जो कि d5/dt है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, न्यूमरेटर में मुझे चेंज इन फ्लक्स लिखना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में इस चेंज इन फ्लक्स में कितनी देर लगी, तो वो मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगी, तो न्यूमरेटर में d5 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में कितनी देर में हुआ, तो 1/2 में ये हो रहा है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा 2f5। और सेम एक्सप्रेशन आप तब भी फाइंड कर सकते हैं अगर एक कंप्लीट साइकिल कंडक्टर करता है और सारे नंबर ऑफ पोल्स को कवर करता है। ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए मतलब न्यूमरेटर में d5 डिनोमिनेटर में dt, तब भी मुझे यही एक्सप्रेशन मिलेगा। और कहीं कहीं ऑल्टरनेटर का डेरिवेशन ऐसा किया हुआ है बेटा, इन दो स्टेप्स के बीच में 3-4 स्टेप्स और ऐड हो जाते हैं, पर कोई डिफरेंस नहीं, वो भी सही है ये भी सही है। अल्टीमेटली आपको एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ईच कंडक्टर जो मिलना है वो 2f5 ही मिलना है, चाहे आप इस कंडीशन में मैं 1/4 रिवॉल्यूशन की बात कर रही हूँ या फिर कंप्लीट रिवॉल्यूशन की भी बात करूंगी, तो अल्टीमेटली आपको 2f5 ही मिलेगा। अब मैं एवरेज ईएमएफ, यहाँ तो मैंने एवरेज ईएमएफ एक कंडक्टर का निकाला, ये जो एक्सप्रेशन निकाला। अब मैं एवरेज ईएमएफ पर फेज का निकालना चाह रही हूँ, और एक फेज में कितने नंबर ऑफ कंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड है, वो ZP नंबर ऑफ सीरीज में कनेक्टेड है पर फेज में। तो ये पर फेज का एवरेज ईएमएफ पर फेज का हो जाएगा, एक कंडक्टर का 2f तो ZP नंबर ऑफ कंडक्टर्स के लिए ZP इंटू 2f इतना हो जाएगा टोटल एवरेज ईएमएफ पर फेज का। अब पर फेज में अगर नंबर ऑफ कंडक्टर्स की जगह मैं नंबर ऑफ टर्न्स में बात करना चाहूं, तो पर फेज में ZP डिवाइडेड बाय 2 करूंगी तो मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मिलेंगे पर फेज के। मतलब पर फेज के नंबर ऑफ टर्न्स को मैं TP बोल रही हूँ, तो वो हो जाएगा ZP/2। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन में ZP को रिप्लेस करना चाहती हूँ, तो मैं ZP को रिप्लेस करूंगी 2 into TP से, तो वही मैं ZP इज इक्वल टू 2 into TP यहाँ सब्सटीट्यूट कर दे रही, तो एवरेज ईएमएफ पर फेज इज इक्वल टू 2 TP इंस्टेड ऑफ ZP एंड 2f5, तो टोटल हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ TP इंटू f5। ये एक्सप्रेशन हो जाएगा एवरेज ईएमएफ पर फेज का। अब अगर मेरी वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है तो क्या होगा, यहाँ पर मैं मानकर चल रही थी कि कंडक्टर्स मेरे एक ही स्लॉट में एक फेज के रखे हुए, नॉर्थ पोल के अंडर में जितने नंबर ऑफ कंडक्टर्स, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 6 कंडक्टर पर फेज का, तो 3 कंडक्टर नॉर्थ पोल के अंडर में एक ही स्लॉट में रखे हुए हैं, और साउथ पोल के अंडर में भी एक ही स्लॉट में 3 कंडक्टर लगे हुए हैं या रखे हुए हैं। तो ये 3 कंडक्टर साउथ के और 3 कंडक्टर नॉर्थ के मिला के हमें 3 टर्न्स दे रहे हैं, और इन टर्न्स में कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इतना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। पर अगर मैं अब उन तीनों कंडक्टर में सिमिलर क्वांटिटी का ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है बेटा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग है। अब अगर मैंने उन कंडक्टर्स को डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में प्लेस कर दिया, मतलब 3 कंडक्टर्स को ऐसे रख दिया, तो इन दोनों में ईएमएफ उतना नहीं होगा जितना इसमें होगा। और ये चीजें समझा चुकी हूं मैं कि इसमें अगर मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इस पर्टिकुलर कंडीशन में, तो इन दोनों में ईएमएफ थोड़ा कम इंड्यूस होगा बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ स्लॉट इन विच दीज कंडक्टर्स आर प्लेस्ड। और वो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से हम पता कर सकते हैं कि इनमें कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो अब मैं पूरी फेज के पूरे नंबर ऑफ टर्न्स में टोटल ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है,
तो वो हो जाएगा, इसको अगर मैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर देती हूँ केडी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की क्वांटिटी से, तो मुझे 4 TPFi इंटू केडी करूंगी तो ये वाला एक्सप्रेशन मुझे मिल जाएगा ई एवरेज का पर फेज का विथ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग फैशन और पैटर्न। अब अगर मेरे पास शॉर्ट पिच वाली भी कॉइल है, तो शॉर्ट पिच का मतलब बता चुकी हूँ कि अगर ये कंडक्टर नॉर्थ पोल के अंडर में, तो एग्जैक्टली साउथ पोल के अंडर में ऐसे 3 कंडक्टर ना रखकर ऐसे 3 कंडक्टर हम थोड़ा सा पहले ही रख देते हैं, इसको शॉर्ट पिचिंग बोलते हैं। तो शॉर्ट पिचिंग की वजह से भी ईएमएफ कम इंड्यूस होता है, तो फिर वहां पे मेरे पास पिच फैक्टर मैंने आपको समझाया था, तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में अगर मैं केपी पिच फैक्टर का भी मल्टीप्लिकेशन कर देती हूँ तो मुझे ई एवरेज पर फेज का मिल जाएगा विथ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एंड विथ पिच फैक्टर, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग प्लेस की हुई है आर्मेचर वाइंडिंग और शॉर्ट पिच के साथ प्लेस की हुई है, तब एवरेज ईएमएफ पर फेज का ये वाला मिल जाएगा बेटा। अब ये तो पूरे एवरेज ईएमएफ की हम बात कर रहे हैं, उसकी जगह अगर मैं आरएमएस की वैल्यू पता करना चाहूँ, ई आरएमएस पता करना चाहूँ, तो मुझे मालूम है कि फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू ई आरएमएस अपॉन ई एवरेज होता है। तो ई एवरेज मेरे पास है, फॉर्म फैक्टर जो के एफ होता है उसकी भी वैल्यू 1.11 है, तो अगर ई आरएमएस को मैं के एफ 1.11 इंटू ई एवरेज कर दूं तो मुझे ई आरएमएस मिल जाता है, मतलब ई आरएमएस पर फेज का हो जाएगा 1.11 इंटू 4 यानी 4.44 के डी के पी फाई एफ टीपी, ये पूरा एक्सप्रेशन ई एवरेज की जगह ई आरएमएस का मिल गया पर फेज का, मतलब पर फेज का आरएमएस वोल्टेज जो होगा वो 4.44 और के डी इंटू के पी पिच फैक्टर इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को मल्टीप्लाई करने पर एक नया फैक्टर मैंने बताया था, इसे कहा जाता है वाइंडिंग फैक्टर। ये वाइंडिंग फैक्टर इन दोनों की जगह मैंने के डब्ल्यू रख दिया, फाई एफ और टीपी इतना वोल्ट्स इंड्यूस होता है ऑल्टरनेटर की पर फेज आर्मेचर वाइंडिंग में। तो यहाँ पर मैंने पहले आपको एवरेज एक कंडक्टर में इंड्यूस होने वाला एवरेज ईएमएफ निकाल के बताया, फिर उस एवरेज ईएमएफ को मैंने नंबर ऑफ टोटल कंडक्टर्स पर फेज के उससे मल्टीप्लाई किया, फिर इस एक्सप्रेशन को मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया नंबर ऑफ टर्न्स इन पर फेज पर, फिर एवरेज ईएमएफ पर फेज वाले का जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ले आई थी, उसमें मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग वाला इंक्लूजन किया, तो मैंने केडी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैंने ये भी कहा कि शॉर्ट पिच वाइंडिंग भी हमने अडॉप्ट करके रखी है, तो पिच फैक्टर हम ले आए। फिर इस एवरेज ईएमएफ को मैंने आरएमएस ईएमएफ में मल्टीप्लाई किया, कन्वर्ट किया, इस एवरेज ईएमएफ को मैंने आरएमएस ईएमएफ में कन्वर्ट किया बाय मल्टीप्लाइंग दिस थ्रू फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे RMS वैल्यू ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन पर फेज मिलने लगी आर्मेचर वाइंडिंग में। फिर मैंने KD और KP को एक पर्टिकुलर वाइंडिंग फैक्टर से शो कर दिया, इन दोनों का प्रोडक्ट वाइंडिंग फैक्टर KW होता है, तो ये मेरा EMF इंड्यूस्ड पर फेज इन आर्मेचर वाइंडिंग एंड इट्स RMS वैल्यू इज हियर, और ये फाइनल ऑल्टरनेटर का पर फेज का ईएमएफ होगा बेटा आरएमएस वैल्यूज की। और ये मानते हुए कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इंक्लूड कर दिया, पिच फैक्टर मतलब हमने डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग अडॉप्ट की है, हमने शॉर्ट पिचिंग फॉलो किया है, तो हमें ईएमएफ जो मिल रहा है वो ऑलमोस्ट साइनोसाइडल पैटर्न का मिल रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि टूवर्ड साइनोसाइडल ले जाने के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यूटिलाइज करनी पड़ती है और हमें शॉर्ट पिचिंग यूज करनी पड़ती है, जो हमें साइनोसाइडल वेवफॉर्म देता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का अक्रॉस 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग। तो उम्मीद है आपको बेटा ये पूरा मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। ईएमएफ इंड्यूस जो होता है ऑल्टरनेटर में उसका डेरिवेशन क्या होता है वो क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर मैंने एक चीज बताई थी कि ये डी फाई बाई डी टी, ये डी फाई चेंज इन फ्लक्स मैंने एक इंटरपोलर एक्सिस टू जस्ट नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटरपोलर एक्सिस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इन द अकरेंस ऑफ दिस किया था, इसकी जगह आप ये डी फाई पूरे साइकिल में कितना हो रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ, या इस पूरे साइकिल में चेंज इन फ्लक्स कितना हो रहा है एक कंडक्टर में वो ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय पूरे साइकिल में कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है वो रखेंगे, तो ये कंप्लीट एक साइकिल का हो जाएगा। ऑन एन एवरेज आप पूरे साइकिल की भी बात कर सकते हो, ऑन एन एवरेज आप अक्रॉस पोल भी निकाल सकते हो, डी फाई पोल के अक्रॉस का डिवाइडेड बाय इसके अकरेंस में कितना समय लग रहा है, तो डिवाइडेड बाय dt ऐसे भी ले सकते हो।
अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइप की चीजें मिलेंगी, पर अल्टीमेटली आपका एक्सप्रेशन एक कंडक्टर के अक्रॉस का एवरेज ईएमएफ का यही आएगा, 2f/5, चाहे पूरे साइकिल का लो या फिर इतने एक पोल के अक्रॉस का चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम करके लो। तो प्लीज मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।